बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मक्ता और डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज, फिर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स भी आएगा और हम एक्सरसाइज 1.5 जो है उसको सॉल्व करेंगे। मक्ता या डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट जो है वो होता है जी प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। एक तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा हमारे पास, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि जिसको मुरब्बई कालम कहते हैं, जिसमें कितारों और कॉलमों की तादाद बराबर होती है। और ये होता क्या है? प्रोडक्ट होता है किसका? हमारा ये होता है जी प्रोडक्ट डायगोनल एलिमेंट्स यानी कि वती अरकान का हासिल ज़रब माइनस गैर वती अरकान का हासिल ज़रब। इसको हम मक्ता कहते हैं, ठीक है जी। जैसे कि यहाँ पे ये एक मैट्रिक्स लिखा है, तो अब इसमें देखते हैं ये वत्री अरकान और गैर वत्री अरकान कौन से हैं। तो वत्री अरकान ये होते हैं, ठीक है। ये जो है ये लाइन पे, इस लाइन पे तिरछे, इनको वत्री अरकान कहते हैं। A11 और आपकी बुक में जो है वो 2/2 का ही है, जिसके आपने मक्ता निकालना है। तो A11 और A22 वाली जगह पे यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम है, ये वत्री अरकान होते हैं। इनको ज़रब करना है, उसके बाद माइनस की अलामत लगानी है और फिर जो होगा गैर वत्री अरकान को ज़रब करना है, यानी कि ये B और C ज़रब हो जाएंगे। और मक्ता की अलामत ये सीधी लाइनें होती हैं, तो ये सीधी लाइनों में पहले लिखना है और उसके बाद इनको ज़रब कर देना है। ये देखें एरो से पहले भी शो किया गया है। AD को ज़रब कर देंगे, माइनस की अलामत लगेगी जो कि फार्मूले के अंदर होती है। अगर इधर रकमों के साथ कुछ माइनस हो तो फिर वो माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगी। तो ये BC साथ आ गया। ये होता है डिटर्मिनेंट या मक्ता। उसके बाद है जी सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। उर्दू में इनको नादर और गैर नादर कालब कहा जाता है। नादर कालब या सिंगुलर मैट्रिक्स या ऐसे कालब होते हैं जिनका मक्ता सिफर आ जाए, यानी कि मक्ता ही निकालना है। अगर सिफर आ जाए तो वो कालब नादर कालब या सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। अगर सिफर ना आए तो फिर जो होगा वो गैर नादर या फिर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। सिर्फ डिटर्मिनेंट या मक्ता निकालना है, उससे पता चलेगा कि कालब नादर है या गैर नादर है, सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। उसके बाद है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स या कालब का एडजॉइंट। एडजॉइंट को ADJ से हम लिखेंगे क्वेश्चंस के अंदर। एडजॉइंट क्या होता है? डायगोनल एलिमेंट्स की जो होती है जगह बदल दी जाती है, आपस में इंटरचेंज किया जाता है, जगह को एक दूसरे के साथ बदल दिया जाता है। जैसे ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं तो इनकी जगह बदल दी जाएगी। D की जगह पे A और A की जगह पे D लिख दिया जाएगा। ये देखें एडजॉइंट ऑफ A लिखा हुआ है A का, तो देखें ये A और D की जगह बदल देंगे। और गैर वत्री अरकान जो होंगे, वत्री या डायगोनल एलिमेंट्स की जगह आपस में बदलेंगे, जबकि जो गैर वत्री अरकान होंगे उनकी अलामतें उलट कर देंगे। जो भी अलामत होगी, पॉजिटिव B है तो नेगेटिव B लिख दिया इधर, इसी तरह से पॉजिटिव C है तो ये नेगेटिव C लिख दिया, अलामत उलट कर देंगे। ये कहलाएगा एडजॉइंट। उसके बाद जी आ गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या इसको ज़रबी माकूस कहते हैं। कालब का ज़रबी माकूस क्या होता है? कोई भी दो कालब जिनको ज़रब करें तो आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए या जो है वहदानी कालब आ जाए, उस तो वो दोनों कालब एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। कोई भी दो कालब ज़रब होके आंसर 1001 आ जाए तो फिर वो दोनों कालब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या ज़रबी माकूस होंगे एक दूसरे का। पर ज़रबी माकूस निकालने का तरीका ये होता है, उसकी अलामत होती है ये A के ऊपर -1 की अलामत, यानी कि मैट्रिक्स का नाम जो भी होगा उसके ऊपर -1 पावर लगा देंगे तो ये इनवर्स कहलाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उस मैट्रिक्स का जिसके ऊपर होगी। और इसका फॉर्मूला होता है 1/, यही जो अभी हम देख रहे थे डिटर्मिनेंट या मक्ता, 1/, मक्ता माइनस 1/, मक्ता ज़रब एडजॉइंट ऑफ A।
ठीक है, एडजाइंट भी हम देख चुके क्या होता है और मक्ता भी देख लिया क्या होता है। इसके बाद है जी हाँ कि इन्वर्स जो होता है किसी भी मैट्रिक्स का उसी वक्त हम फाइंड कर सकते हैं, उसी वक्त निकाल सकते हैं ज़रबी माकूस जब वो नॉन सिंगुलर हो, गैर नादर हो। अगर वो नादर होगा यानी कि मक्ता सिफर आ जाएगा तो आगे हल नहीं करेंगे, कह देंगे कि इसका ये एक नादर कालब या सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसलिए इसका जो है मक्ता नहीं निकल सकता। अब देखते हैं एक्सरसाइज 1.5 को। तो देखें पहला ही सवाल है इसके अंदर, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग, कि इन जो है काल्बों के मक्ता जो है वो मालूम करें। तो मक्ता क्या है कि डायगनल एलिमेंट्स या वतरी अरकान को ज़रब करना। देखो -1 को सिफर से ज़रब हो जाएगा, माइनस की अलामत लगानी खुद से, और गैर वतरी अरकान को ज़रब करना, 2 और 1 ज़रब हो जाएंगे। तो इस तरह से ये -1 और सिफर ज़रब होके सिफर आ जाएगा, माइनस और ये साइन माइनस की आ गई, 2 और 1 ज़रब हो गए, 2 एक बार 2 हो जाएगा। और अब देखते हैं जी, तो ये सिफर में से जब -2 करेंगे तो आंसर आपके पास -2 आ जाएगा। इस तरह से ये मक्ता हल हो गया। तो इसके 4 जुज़ से पहला किया मैंने, अब मैं चौथा कर रहा हूँ, दूसरा तीसरा खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसको देख लें, डी का मक्ता उसने कहा है तो डी के हमने डायगनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया, 3 और 4 ज़रब हो जाएंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर नॉन डायगनल को, ये ब्लू एरो शो हो रहा है, वो 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 3 बार 12, -2 1 टाइम्स 2 हो जाएगा। इस तरह से ये जो है हमारे पास 12 - 2 आ गया जो कि 10 हो जाएगा डी का डिटर्मिनेंट। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, हम यहाँ पे फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, बताएं इनमें से कौन सी कालब जो हैं नादर हैं और कौन से गैर नादर हैं, ये बताना है। तो हमने देखा था नादर कालब और गैर नादर कालब की निशानी क्या होती है। अगर तो मक्ता सिफर आ जाए तो कालब नादर होता है, अगर मक्ता सिफर ना आए तो गैर नादर या नॉन सिंगुलर होता है। तो यानी कि इस क्वेश्चन में भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही मक्ता पहले निकालना है। अगर सिफर आ गया तो उसको हम सिंगुलर लिख देंगे या नादर लिख देंगे, सिफर ना आया तो नॉन सिंगुलर लिख देंगे। ये एक कालब लिख लिया मैंने, उस पहला जुज़ जो है इसका मक्ता लिया, तो डायगनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 3 और 4 ज़रब हो जाएंगे, माइनस की अलामत लगाएंगे, नॉन डायगनल को मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 2 और 6 को। तो ये देखें 4 3 बार 12 और 2 6 बार 12, 12 में से 12 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास सिफर। जब 12 में से ये 12 माइनस हो जाएंगे तो सिफर आ जाएगा। तो ये फिर ए जो है ये एक नादर कालब है। क्यों है? क्योंकि ए का डिटर्मिनेंट सिफर है, इसलिए ये नादर कालब है। इसके बाद जी इसी का थर्ड पार्ट किया गया है। तो थर्ड पार्ट में देखें ये 7 -9 3 और 5 दिया हुआ था, इसको भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे। डिटर्मिनेंट साइन लगाया, मक्ता की अलामत लगाई, ये सीधी लाइन है। उसके बाद जो है ये डायगनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 7 और 5, और फिर माइनस की अलामत लगाएंगे, फिर नॉन डायगनल मल्टीप्लाई होंगे यानी कि 3 और -9। तो ये आपके पास हो जाएगा 7 5 बार 35, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, 3 9 टाइम्स 27 हो जाएगा। अब देखें जी 35 प्लस 27 करें तो ये आंसर आ जाएगा 62। देखें ये 0 नहीं आया तो इसलिए ये नॉन सिंगुलर हो गया, अगर सिफर आंसर आता तो सिंगुलर होता। अब देखें जी क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ़ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच, या अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता हो तो वो फाइंड करें। ये इसमें भी 4 जूस दिए हुए हैं, तो पहले 2 की बजाय मैं तीसरा कर रहा हूँ। तो तीसरे में देखें जी यहाँ पे हमारे पास ये है -2 6 3 और -9। तो पहले तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाला जाएगा। डिटर्मिनेंट निकाला, डायगनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया यानी कि -2 और -9 को, फिर माइनस की अलामत लगाएंगे और 3 और 6 को ज़रब कर देंगे नॉन डायगनल या गैर वतरी अरकान को। तो ये -9 और -2 ज़रब हो गए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 9 2 बार 18, फिर माइनस की अलामत 6 3 बार 18, 18 में से 18 माइनस करेंगे
तो ये सिफर हो जाएगा। ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया, इसको फिर आगे हल करने की ज़रूरत नहीं है, इसका इन्वर्स जो होगा वो एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए आगे हल नहीं होगा। तो ये बस स्टेटमेंट लिख देंगे कि सी इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स, सो इट्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है जी। या लिख देंगे कि सी एक नादर कालब है, इसलिए इसका ज़रबी माकूस मुमकिन नहीं। उसके बाद इसी का मैंने फोर्थ पार्ट किया है। तो फोर्थ पार्ट में देखें ये फ्रैक्शंस में रकमें आ गई हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, घबराना नहीं है। आसान वही काम हमने जो तरीका देखा था कि क्या तरीका है, उसी तरीके से कर लेंगे। डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें, यानी कि 2 और 1/2, फिर माइनस की अलामत लगाएं और नॉन डायगोनल या गैर वतरी अरकान को ज़रब कर दें। ये 1 और ज़रब हो जाएगा और किसके साथ, 3/4 के साथ। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा, -3/4 आ जाएगा। फिर एलसीएम लेंगे, 4 एलसीएम आ गया और ये 4 1 टाइम्स 4 हो जाएगा, -3 आ गया। इस तरह से ये 1/4 आ गया डी का डिटर्मिनेंट। अब इसका अर्जाइंट लेते हैं। अर्जाइंट में आपको बताया था, भला क्या बताया जी, आज ही बात हुई है। हाँ जी। तो जो वतरी अरकान है उनकी जगह बदलनी है। ये वतरी अरकान थे 1/2 और 2 की जगह पे 1/2 लिख देंगे और 1/2 की जगह पे 2 लिख देंगे। ठीक है, ये एक दूसरे की जगह बदल देंगे, बाकी 2 की अलामतें बदलेंगे। तो बाकी 2 को देखते हैं, वो थी जमा के दोनों थे 3/4 और 1, तो ये -3/4 और -1 हो जाएगा। अब देखें डी का इन्वर्स लेते हैं, तो डी का इन्वर्स हो जाएगा, फॉर्मूला लिखें 1 ओवर क्या होता है, डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाई अर्जाइंट। तो ये फॉर्मूला लिखा और इसको अब ये वैल्यूज़ इसकी पुट करते हैं। तो ये 1 ओवर डी का डिटर्मिनेंट 1/4 निकाला था हमने, ऊपर देखते हैं ये ऊपर निकला था 1/4। ये देखें डी का डिटर्मिनेंट, तो डिनोमिनेटर के अंदर फिर 1/4 लिखना पड़ेगा हमें। 1 ये ऊपर फॉर्मूले में था और ये 1 जो है 1/4 डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी वो पुट कर दी। और उसके बाद अर्जाइंट जो अभी लिया, और अर्जाइंट की वैल्यू है यहाँ पे 2 -3/4 और इसके बाद -1 और 1/2 ये लिख दी। अब देखें यहाँ पे 1/4 लिखा हुआ था, तो ये मैंने अकेला 4 कैसे लिख दिया, ये यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इस 1 डिवाइडेड बाई 1/4 था ये। देखें ये बटे का मतलब भी तकसीम ही होता है, तो 1 तकसीम 1/4 था। तो अब ये तकसीम जब ज़रब में बदलेगी तो 4/1 हो जाएगा और 4 1 बार 4 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 4 आ गया। बाकी जो क्वेश्चन हैं उनमें वो बटे में रकम रहेगी, इसमें सिर्फ ये 2 बार बटा होना था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। उसके बाद ये 4 जो होगा या दूसरी क्वेश्चंस के अंदर वो 1/, हुआ करेगा, जितना भी हुआ करेगा वो अंदर जाके 1/, पूरा ही मल्टीप्लाई हो जाया करेगा। अब ये 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी हर रकम, 4 ज़रब 2, 4 ज़रब -3/4, 4 ज़रब -1 और 4 ज़रब 1/2। अब इसकी जो कटिंग हो सकती है कर दें, जो ज़रब हो रहे हैं ज़रब कर दें, 4 2 बार 8, 4 से 4 कट जाएगा यहाँ पे, तो ये आपके पास -3 आ जाएगा। इसी तरह से फिर ये 4 1 बार 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये आंसर आ गया। ये 2 2 बार 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे इसलिए हम 2 लिख देंगे, 2 से वो 4 की कटिंग हो गई, 2 बच जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ए और बी मैट्रिसेस दिए हुए हैं। कहता है वेरीफाई करें कि ए अर्जाइंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू अर्जाइंट ऑफ ए ज़रब ए और इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो दूसरे जो उसमें कह रहा है बी इनवर्स इज़ इक्वल टू आई और बी इनवर्स बी जो है वो भी बराबर है। तो ये जो है इसका पहला जूस पहले देख लें, दूसरा इंशाल्लाह फिर कल वाले बाकी 2 क्वेश्चन ही पीछे रह गए हैं उनके साथ करेंगे। तो पहले वाला देखें, इसमें 3 चीज़ें निकालनी है और कहता है तीनों आपस में बराबर हैं। ए को ए के अर्जाइंट से ज़रब करनी है, पहले ए लिखना है बाद में अर्जाइंट लिखना है। उसके बाद यहाँ पे देखो ना, ए पहले लिखना है और अर्जाइंट बाद में लिखना है दाएं साइड पे, जबकि दूसरे जूस में दूसरी चीज़ जो फाइंड करनी है उसमें अर्जाइंट लेफ़्ट पे लिखना है, ए बाद में लिखना है। तीसरी में डिटर्मिनेंट ए का यूज़ करना है और उसको आई यानी कि 1001 से वाहदानी कालब से ज़रब करना है।
उसको कैपिटल आई से लिखते हैं। तो अब देखें यहाँ पे ये 1 2 और 4 6 जो ए था, इसका सबसे पहले तो हम ले लेंगे एडजॉइंट। एडजॉइंट में क्या होता है जी, डायगोनल एलिमेंट्स की जगह बदल जाती है आपस में। तो एक की जगह पे 6 लिख दें और 6 की जगह पे 1 लिख दें। नॉन डायगोनल्स जो होते हैं उनकी अलामत बदलती है, तो ये -2 और -4 हो जाएगा। ये एडजॉइंट हो गया। अब इनको ज़रब कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट भी पहले निकाल लिया क्योंकि वो तीसरे वाले में चाहिए था। डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं जी, डायगोनल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करते हैं। 6 एक बार 6 हो जाएगा, माइनस की अलामत लगाएंगे। नॉन डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 बार 8 हो जाएगा। तो ये -2 आ गया हमारे पास। अब जी ए को ए के एडजॉइंट से ज़रब करना है, तो ये ज़रब कर रहे हैं हम। ये पहले ए की वैल्यू लिख लेंगे जो गिवन है, उसके बाद ए का जो एडजॉइंट है वो लिख लिया जो हमने निकाला था उसमें से, और अब इनको ज़रब करेंगे। ज़रब का तरीका हम बार बार पढ़ चुके हैं कि रो जो होती है वो कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, सेकंड एलिमेंट सेकंड से। 1 और 6 ज़रब हो जाएंगे, जमा की अलामत लगेगी, 2 और -4 ज़रब हो जाएंगे। फिर इसी तरह से यही रो जो है अब दूसरे कॉलम से ज़रब हो जाएगी। जब दूसरे से करेंगे तो ये भी इसी तरह से, एक जो है -2 से ज़रब हो जाएगा, दूसरा एलिमेंट जो कि 2 है वो 1 से ज़रब हो जाएगा, तो दूसरा एलिमेंट दूसरे से। उसके बाद ये रो जो है दोनों कॉलमों से ज़रब हो चुकी, तो फिर दूसरी रो को जो है दोनों कॉलमों से इसी तरह से ज़रब करेंगे। ये 4 पहला रुकन पहले रुकन से, दूसरा रुकन दूसरे से, 4 और 6 ज़रब हो जाएंगे, जमा लगेगी दरमियान में, और फिर ये देखें 4 और 6 ज़रब हो गए, फिर जमा लगी और 6 और -4 हो जाएंगे। फिर यही रो जो है दूसरी जो कितार है वो दूसरे कॉलम से हो जाएगी। 4 और ये जो है आपके पास -2, 4 और -2 ज़रब हो जाएंगे, और इसी तरह से 6 और ये दूसरा जो एलिमेंट है 1, 6 और 1 ज़रब हो जाएंगे। इनको ज़रब करके लिखते हैं जी अब आंसर। तो 6 एक बार 6, 4 जमा -4 2 बार 8 हो गया। उसके बाद इसी तरह से +- -2 1 टाइम्स 2 हो जाएगा, ये भी 2 1 टाइम्स 2 हो जाएगा। 24 +- -24 -8 +6 ये आ जाएगा हमारे पास ज़रब होने के बाद। जब इसको सॉल्व करेंगे 6 - 8 किया तो -2 आ गया, उसी तरह से 2 - 2 किया तो 0 आ गया, 24 किया वो भी 0 हो गया, -8 और जमा 6 करेंगे तो ये -2 आ जाएगा। तो एक आंसर ये निकल आया। अब दूसरा आंसर देखते हैं, उसमें एडजॉइंट पहले लिखना था और मैट्रिक्स उसका बाद में लिखना था। तो एडजॉइंट वाली वैल्यू पहले लिख ली 6 -2 -4 और 1, और ए वाली बाद में लिख ली 1 2 4 6। इनको फिर उसी तरह से ज़रब करेंगे कि रो जो होगी दोनों कॉलमों से ज़रब होगी। 6 एक बार 6 हो जाएगा, और +- माइनस हो जाएगी, 4 2 बार 8 हो जाएगा। फिर इसी तरह से यही रो जो होगी दूसरे कॉलम से ज़रब होगी, 6 2 बार 12 हो जाएगा, +- ये भी 6 2 बार 12 हो जाएगा। उसके बाद ये दूसरी रो जो है वो दोनों कॉलमों से ज़रब होगी, तो -4 एक बार 4 हो जाएगा, और +4 एक बार 4 हो जाएगा। फिर इसी तरह से यही रो जो है, यही कितार जो है दूसरे कॉलम से ज़रब हो जाएगी। तो जब इसको दूसरे कॉलम से ज़रब करेंगे तो +- हो जाएगी, 4 2 बार 8, और 1 को 6 से ज़रब किया तो 6 आ गया। उसके बाद जी ये इनको हल किया तो ये भी -2 0 और -2 आ गया। दूसरा आंसर भी वही आ गया। तीसरा आंसर है जी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को जो है आई मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए को आई मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। डिटर्मिनेंट शुरू में निकाला था -2 हो गया, आई मैट्रिक्स जो है वो 1 0 0 1 होगा, वहदानी कालब यानी कि। तो अब देखें -2 सबसे ज़रब हो जाएगा, तो -2 1 से ज़रब हुआ, -2 आ गया। -2 को 0 से ज़रब करेंगे वो 0 ही रहेगा, ये भी 0 हो गया। -2 को 1 से फिर ज़रब किया तो ये आपके पास जो है ये भी -2 हो गया। अब ये देखें तीनों आंसर यही आए, -2 0 0 -2। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया कि ये तीनों आंसर्स बता रहे हैं कि ये जो उसने स्टेटमेंट लिखी थी वो ट्रू है। ये आपका इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। बाकी सेकंड पार्ट वो भी ज़रा लेंथी हो, इससे भी लेंथी हो जाएगा वो, और बाकी के 2 क्वेश्चन जो हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करके आपको समझा दूँगा। अल्लाह।